हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टैक्स एंड टैक्स लॉज के बारे में। आपको पता होगा जेके एसएसबी ने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए जो अकाउंटेंसी का सिलेबस निकाला है उसमें कुछ 4-5 टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो टॉपिक्स तो बिल्कुल नहीं है, जो एक फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया या यही टैक्सेशन हो गया, तो ये फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट्स है। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे जो स्टूडेंट्स के खदशात है, जो स्टूडेंट्स का थ्रेट है, फियर है कि ये क्या चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में इस बारे में डर का माहौल सा बन गया है कि इतने बड़े टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अब इसमें क्या किया जाए। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को या टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्सेशन और टैक्स लॉज के बारे में इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको लगेगा कि नहीं, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये एक सिंपल सी चीज़ है जिसमें बहुत सारा याद नहीं रखना है। इसमें कुछ खास चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ खास टर्म्स जो आपको सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, चाहे आप किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें अबाउट टैक्स एंड टैक्स लॉज के बारे में जानेंगे और सब ए टू जेड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देख लीजिए और मेरे ख्याल में अगर आप फिर कोई और वीडियो कंसल्ट करेंगे, कोई और वीडियो देखेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे, तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट टैक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टैक्स है उसकी जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है। एक्चुअली इसकी डिक्शनरी मीनिंग से ये पता चलता है कि टैक्स एक मतलब कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है किसी आदमी का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स पे ही चलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप घर में देखते हैं कि घर की कोई इनकम होती है तो चाहे कोई बंदा जॉब कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस है घर में, घर का, तो उससे घर चलता है। तो इसी तरह हुकूमत भी चलानी पड़ती है, गवर्नमेंट को भी चलाना पड़ता है अपना कारोबार। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, तो उनको चलाना होता है। तो गवर्नमेंट कैसे चलाती है? गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके वो काम चलाती है। गवर्नमेंट को फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट सोर्सेज से टैक्स मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, जिससे गवर्नमेंट अपना काम चला लेती है। तो डिक्शनरी मीनिंग इसका यही हो गया। मतलब ये टैक्स जो है ये एक कंपलसरी चीज़ है और इसको मतलब आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, अगर आपकी इनकम इतनी है, अगर आप क्राइटेरिया में फिट होते हैं, तो आप पे टैक्स लागू हो गया, तो आप इसको नकार नहीं सकते हैं, ये आपको देना ही देना है। तो दूसरी डिफिनेशन है जो यहाँ पे है, डिफिनेशन कवरिंग पर्पस। तो इसमें लिखा है टैक्सेस आर एनफोर्स्ड प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी लेविड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स सॉवरेंटी फॉर द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स पब्लिक नीड्स। तो किस चीज़ के लिए? मतलब गवर्नमेंट अपनी काम चलाने के लिए, अपना जो भी काम उसका होता है, तो वो काम चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स लगाने पड़ते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट लॉज वगैरह बनाती है, तो जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट को आसानी होती है कि जिस किसी पे भी वो चाहे तो टैक्स लगा सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ता है, एक कानून पास करना पड़ता है। मतलब एक आम इंसान इसको नहीं लगा सकता टैक्स को। तो टैक्स के लिए ज़रूरी क्या है? टैक्स के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए एक लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे है एक और डेफिनेशन है विथ डिफरेंट नेम्स। टैक्स को मतलब टैक्स इज एनी कंट्रीब्यूशन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट अपॉन इंडिविजुअल्स फॉर द यूज एंड सर्विस ऑफ द स्टेट वेदर अंडर द नेम ऑफ टोल, ट्रिब्यूट, इम्पोस्ट, ड्यूटी, कस्टम्स, एक्सरसाइज, सब्सिडी, एड, सप्लाई और अदर नेम। जो मतलब जो टैक्स है इसके बहुत सारे नेम हैं, गवर्नमेंट ने इसको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नेम दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी जगह पे इसको टोल का नाम दिया है, किसी जगह पे ट्रिब्यूट का नाम दिया है, किसी जगह पे इम्पोस्ट का नाम दिया है, किसी जगह पे ड्यूटी, किसी जगह पे कस्टम, किसी जगह पे एक्साइज या सब्सिडी या सप्लाई और अदर नेम से इसको जाना जाता है। मतलब किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ये टैक्स मतलब लोगों से हासिल कर ही लेती है ना। तो चलिए इन डिफिनेशंस को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक और चीज़, नो क्विड प्रो को। मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई बंदा टैक्स दे रहा है तो क्विड प्रो को का मतलब ये हो गया कि वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है कि अगर वो 1,000 रुपया टैक्स दे रहा है कोई बंदा, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता गवर्नमेंट से कि उसका 1,000 का काम हो जाएगा या 5 पैसे का काम हो जाएगा। उसका लेना देना उसके साथ नहीं है। उसका सिर्फ अगर आप पे टैक्स लग गया है, आपको टैक्स देना है, तो बस आप दे दीजिए, फिर गवर्नमेंट का काम है कैसे वो इसको स्पेंड करती है। चाहे आपको फ़ायदा हो सकता है, अगर आप 1,000 रुपया टैक्स दे रहे हैं, आपको किसी और तरीके से फ़ायदा हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल रोड्स आपके लिए गवर्नमेंट बनाएगी, आपके लिए स्कूल्स बनाएगी, आपके लिए स्कॉलरशिप्स कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में देगा, या हेल्थ केयर में आपके लिए इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको रिटर्न में दे सकती है, लेकिन आप वो ये नहीं कह सकते हैं कि कितना आपको मिलना चाहिए, या गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत कुछ भी मिल सकता है या कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो इस पे आपका कंट्रोल फिर नहीं रहता है। हालांकि गवर्नमेंट मतलब लोगों के पास ये इख्तियार है कि वो गवर्नमेंट को ये कहें कि टैक्स कहाँ पे स्पेंड किया गया, तो मतलब गवर्नमेंट आंसरेबल है इन चीज़ों के लिए, लेकिन टैक्स देना तो देना ही है।
फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्रोफेशनल डेफिनेशंस की। फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमिस्ट्स है उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। तो एडम स्मिथ का नाम आप सब जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने क्या कहा, द टैक्सेस विच इज इंटेंडेड शुड फॉल इंडिफरेंटली अपॉन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ रेवेन्यू एज कैपिटल टैक्सेस, टैक्सेस अपॉन कस्टमेबल कमोडिटीज, दीज मस्ट बी पेड इंडिफरेंटली फ्रॉम वट एवर रेवेन्यू द कंट्रीब्यूशंस में प्रोसेस, फ्रॉम द रेंट ऑफ द लैंड, फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ देयर स्टॉक और फ्रॉम द वेजेस ऑफ देयर लेबर। यानी इसका मतलब ये हो गया, जो टैक्सेस है उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए। मतलब वो हर किसी पे जो उसको भी एप्लीकेबल, जिसकी भी इनकम जितनी हो टैक्स के दायरे में अगर वो बंदा आ जाता है तो उस पर टैक्स ये लगना चाहिए, चाहे वो कोई भी कारोबार करता हो, कोई कहाँ काम उसका क्या हो, तो इससे उसका ज़्यादा लेना देना नहीं है। फिर डिफरेंट स्लैब्स रखी गई हैं डिफरेंट ट्रेड्स के लिए, डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, तो वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और ये सबको पे करना ही होगा। तो चाहे उसका जो रेवेन्यू हो, किसी बंदे का जो इनकम हो, वो चाहे सैलरी की सूरत में हो, या उसने कोई नफ़ा कमाया किसी बिजनेस से, या उसने जो फॉर एग्जांपल किसी जगह काम किया लेबर की, तो वहाँ पे जो उसको मिल गया तो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। फिर डाल्टन है तो उसने क्या कहा, टैक्स इज ए कंपलसरी कंट्रीब्यूशन इम्पोज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड टू द टैक्स पेयर इन रिटर्न एंड नॉट इम्पोज्ड एज ए पेनल्टी ऑफ लीगल ऑफेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फिर से वही हो गया कि मतलब आप ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि ये एक कंपलसरी मतलब कंट्रीब्यूशन है, आपको देना ही देना है। फॉर एग्जाम्पल किसी बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा है कि वहाँ पे मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, वहाँ पे आपको एक बंदा जब एक फॉर एग्जाम्पल आदमी या लेडीज़ भी हों तो उनको आर्मी में सर्विस करनी पड़ती है कुछ साल के लिए। तो इसी तरह से ये टैक्स भी ऐसी चीज़ है, आप मान सकते हैं कि ये एक मतलब कंपलसरी चीज़ है, ये इसको गवर्नमेंट की ओर देना पड़ेगा। तो इसमें कोई आप फॉर एग्जांपल कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ सकते हैं, ये देना ही देना है। और टैक्स पेयर बाद में ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसको इतना, उसके लिए इतना कुछ नहीं किया गया, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। तो मतलब रिटर्न में वो कुछ क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरे लिए वो नहीं किया गया, मेरे लिए ये नहीं किया गया, मैंने इतना टैक्स भरा। तो इसके लिए ये मतलब इन चीज़ों के लिए टैक्स नहीं है। टैक्स मतलब जिसको भरना है उसको भरने का है ना। तो एक और ऑथर है जे होम्स, तो वो कहते हैं टैक्सेस और प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन की कीमत जो है वो टैक्सेस की सूरत में है। सेलिगमैन कहते हैं टैक्स इज ए कंपलसरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए पर्सन टू द गवर्नमेंट टू डिफाई द एक्सपेंस इनकोर्ड इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल विदाउट स्पेशल रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स टू द कन्फर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि टैक्स अक्सर लोगों ने यही कहा है कि टैक्स का मतलब ये हो गया कि ये कंपलसरी है, ये देना ही देना है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप टैक्स के दायरे में हैं तो आपको देना ही देना है। और सेक्शन 2 और सब्सेक्शन 43 में लिखा गया ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या कहा गया है, टैक्स इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग on the first day of April 1965 and subsequent assessment year means income tax chargeable under the provisions of this act, and in relation to any other assessment year income tax and super tax chargeable under the provisions of act prior to the aforesaid date। और यहाँ पे हम करेंगे बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स की। सबसे पहले ये जो टैक्स है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसका फीचर ये है कि ये इसको गवर्नमेंट इंपोज करती है, कोई एजेंसी इंपोज नहीं करती है, कोई कंपनी इंपोज नहीं कर सकती है ना। तो दूसरी क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ ए कंपलसरी कंट्रीब्यूशन मेड टू द गवर्नमेंट। ये कंपलसरी है, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ सकते है ना, तो इसको देना ही पड़ता है टैक्स को। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टैक्सेस और कलेक्टेड एम ऑफ टैक्स पर्पस कॉमन इंटरेस्ट पब्लिक पर्पस वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी पब्लिक रेवेन्यू। तो इसका मकसद क्या है टैक्सेस का मकसद ये है कि जो कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन पीपल का इंटरेस्ट है, आम लोगों की इंटरेस्ट है, उसके लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है ना। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट बना देती है और वहाँ के हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर देती है, टैक्सेस लेके डिफरेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, डिफरेंट इंश्योरेंस स्कीम्स लाती है, और क्या करते हैं एजुकेशन के लिए मनी स्पेंड करती है गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए टैक्स को स्पेंड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए फॉर एग्जांपल रोड ब्रिजेस रेलवेज एटसेट्रा बनाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स स्पेंड करती है, जो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए होता है, जिसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को आसानी होती है ना, सोशल सिक्योरिटी के लिए। और बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके लिए इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट इस टैक्स को। और फिर क्या है चौथा करेक्टर, टैक्सेस और लीगल एनफोर्सड। तो टैक्स जो है वो लीगली एनफोर्सड होते हैं, बाय लॉ इनको एनफोर्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि गवर्नमेंट किसी इलाके में गवर्नमेंट का कोई बंदा पॉलिटिशियन कोई किसी इलाके में जाता है, कहता है कि अरे भाई टैक्स भरो। तो ऐसा कोई बंदा आपने नहीं देखा है, क्योंकि उनको पता है कि टैक्स सबको जिसके लिए एप्लीकेबल है उसको भरना ही भरना है ना। तो
इसमें किसी कोई मतलब आपको ये नहीं कहेगा कि आपको ये करना है वो करना है। आपको पता है बाय लॉ अगर आप पे टैक्स एप्लीकेबल है तो आपको टैक्स भरना है, तो इसके लिए बाकायदा कानून है। और अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो डिफरेंट फॉर एग्जांपल आपको समन आ जाएगी, आपके कोर्ट में केस चलेगा आपके ऊपर। तो टैक्स फ्रॉड के मामले बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूएस में बहुत सारे मसले देखते हैं, बहुत सारी कंपनीज पे ऐसे फाइन होता है कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा, उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। बहुत सारे केसेस आजकल ऐसे आते हैं कि टैक्स के बारे में बहुत सारे केसेस आते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लॉ होता है, इसके लिए एक लॉ होता है, तो टैक्स भरना ही पड़ता है। टैक्सेस और प्रोपोर्शनेट पेमेंट बेस्ड अपॉन द एबिलिटी अर्निंग एक्सपेंडिचर सोर्स। तो टैक्सेस जो है ये एक प्रोपोर्शनेट पेमेंट्स बेस्ड अपॉन द एबिलिटी, मतलब किसने क्यों कौन बंदा कितनी अर्निंग करता है उसी के हिसाब से उस पर टैक्स लागू होता है ना। कोई फॉर एग्जांपल एक आम इंसान जो थोड़ा सा ही पैसा कमाता है तो उस पर क्या टैक्स इंपोज करे, है ना। तो लेकिन अगर कोई बंदा है वो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मोर देन 1 लाख है मंथली सैलरी, तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। तो उसी के हिसाब से, या कोई बंदा है जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है तो वो बहुत ही ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कंपनीज डिफरेंट होती है, फॉर एग्जांपल टाटाज है, बिरलाज है, या बाकी कंपनीज फेसबुक है, ट्विटर है, वो बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि वो बड़ी इंडस्ट्रीज है। या रिलायंस आप देख रहे हैं तो उनको टैक्स बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है, क्योंकि उनकी उनकी जो आमदनी है वो बहुत ज़्यादा है। और इसमें क्या है, 6 कैरेक्टरिस्टिक टेरिटोरियल लिमिटेशन टैक्स, मतलब कोई टैक्स आप स्टेट में इम्पोज किया जाता है, कोई टैक्स मुल्क में पूरे मुल्क में इम्पोज किया जाता है, कोई टैक्स लोकल फॉर एग्जाम्पल विलेज लेवल पे भी, पंचायत लेवल पे भी पंचायत डिफरेंट टैक्सेस इम्पोज करती है ना। डिफरेंट फॉर एग्जांपल स्लॉटर हाउसेज पे पंचायत इंपोज कर सकती है टैक्सेस, या गवर्नमेंट इंपोज करती है डिफरेंट चीज़ों के लिए टैक्सेस। और 7th कैरेक्टरिस्टिक इसका है पावर टू टैक्स इज द अथॉरिटी ऑफ पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। और ये जो टैक्स है इसको कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, तो उनको पावर दिया जाता है आप टैक्स कलेक्ट कर दीजिए लोगों से, है ना। इसमें आता है सीबीडीटी आता है, सीबीआईटी आता है, सीबीआईसी आता है, तो इनको हम बाद में देखेंगे कि क्या होते हैं ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है। इसमें सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, फिर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम एंड टैक्सेशन। तो फिर क्या है, 8th कैरेक्टरिस्टिक है पेड ऑन इंटरवल्स और इंसिडेंट्स। तो ये जो टैक्स होता है ये लोग एक साथ नहीं भरते हैं, एक साल के लिए नहीं भरते हैं, तो लोग डिफरेंट इंटरवल्स के लिए टैक्स भरते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को भरना पड़ता था मंथली भरते हैं, कुछ क्वार्टरली भरते हैं, कुछ ईयरली भी भरते हैं, तो इसमें डिफरेंट इंटरवल्स होते हैं टैक्स के। और 9th कैरेक्टरिस्टिक का है, इसका क्या है, टैक्स हैज़ एन एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस टैक्स, मतलब जब कोई बंदा टैक्स भरता है तो उसको फॉर एग्जांपल अगर किसी ने किसी की कमाई है 10 लाख रुपया, किसी की आमदनी है, तो उसने उसमें से कुछ टैक्स फॉर एग्जांपल 5% टैक्स उसने उसमें से उठा लिया, या 10% टैक्स या 20% टैक्स उसको उठाना पड़ता है उसमें से, तो उसके लिए वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसको, ऐसे मतलब सिंपली उठाना पड़ता है अपने रकम से, अपनी जेब से वो देना पड़ता है टैक्स की सूरत में। ऐसे मानो जैसे उसने सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी करना पड़ता है। टैक्स इज़ ए पर्सनल ऑब्लिगेशन, मतलब ये किसी को ये मतलब ज़रूरी होता है, एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है टैक्स भरना, और पर्सनल ऑब्लिगेशन होती है, खुद के लिए ज़रूरी होता है। टैक्स हैज़ एन एलिमेंट ऑफ फोर्स, और टैक्स हैज़ एन एलिमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ये हो गया कि इसमें ज़बरदस्ती भी है। अगर आप नहीं भरोगे तो कानून आपको, कोर्ट आपको समन भेजेगा, आपको पुलिस डाका आपके छापा डालेगी, आपको उठा जेल जाना पड़ेगा। तो इसमें बाय फोर्स मतलब टैक्स में एक फोर्स भी है, ताकत भी है, तो ये ज़रूरी भरना पड़ता है। नो क्यूड प्रो को बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज, इन दोनों के दरमियान, मतलब फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के वो कलेक्ट करते हैं टैक्स, और उनके दरमियान, और जो टैक्स पे करता है तो उनके दरमियान कोई मसला नहीं होता है कि आप टैक्स पे कीजिए, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होती है, तो इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है टैक्स पेयर। तो 13th कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मोस्टली पेड इन कैश, कैश की सूरत में अक्सर लोग दे देते हैं, क्योंकि कैश ही जमा हो जाता है सबके घर में, तो फिर उसको छुपाने के लिए पहले टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे टैक्स के हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं टैक्सेस को। एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आप मान के चलिए कि जो नज़र आता है एक इंसान को, जो विजिबल टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स आप सिंपल टर्म्स में ऐसा मान सकते हैं कि जो इनविजिबल टैक्स है, आप पे करते हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आता है आपने टैक्स पे किया है ना। और डायरेक्ट टैक्स जो है उसको आपको अपनी जेब से कुछ पैसा सीधा उठाना पड़ता है जो आपके हाथ में होता है, और उसको टैक्स अथॉरिटीज़ के हाथ में देना पड़ता है, तो ये सीधा आपको नज़र आता है। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स जो है इट इज़ पेएबल बाय द एसएससी पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो ये दीज आर दोज टैक्सेस व्हिच द टैक्स पेयर पे द टैक्स इनडायरेक्टली वायर द टैक्स इज कलेक्टेड बाय द डीलर मिडल मैन रिमिटेड टू द अकाउंट ऑफ द रेवेन्यू एंड द गवर्नमेंट। तो मतलब ये मिडल मैन की सूरत में कंपनीज फॉर एग्जाम्पल टैक्स पे करती है, लेकिन उनको ये जहन में होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई प्रोडक्ट भेजा उस पर हमने सभी टैक्सेस मिला दिए हैं, तो उन टैक्सेस को मिला के उन्होंने एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी लिखने के बाद उनको ये फॉर एग्जाम्पल जब वो प्रोडक्ट भेज देते हैं मार्केट में, तो वो टैक्स हासिल कर लेते हैं, आम आदमी से कलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आम आदमी फॉर एग्जांपल चीज़ें खरीद लेता है, चाहे कोई भी बंदा हो, फॉर एग्जांपल हम टीवी खरीद लेते हैं, घर की माचिस खरीद लेते हैं, या सिंपल एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेते हैं, चिप्स का पैकेट खरीद लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। तो
वो टैक्सेस हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये चीज़ें ये हम इनडायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट की ओर। और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्टली फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी फर्म डायरेक्टली पे करती है गवर्नमेंट की ओर। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये कब पे किया जाता है कि जब एक इनकम लेवल एक बंदे की हो जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी 2.5 लाख से नीचे है तो या इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो उसको टैक्स भरने की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। डिफरेंट स्लैब्स के लिए डिफरेंट टैक्सेस है ना। तो बाकी ये जो इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस है दे आर पेड बिफोर द गुड्स रीच द बायर। जब मतलब कंपनीज टैक्स पे करती है जो ये डिफरेंट गुड्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई बिस्किट का पैकेट खरीद लिया दुकानदार से, उस पे कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स पे किया है और अब आप पे कर रहे हो टैक्स कंपनी की ओर। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ किसने टैक्स दिया? कंपनी ने खुद दिया है। अब आपको कंपनी को टैक्स देना है जो उन्होंने आपके लिए भरा है। और ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है इनमें जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के लिए वो कम ही होता है और जो बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनका जो टोटल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ टैक्सेस आते हैं, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये हम देखेंगे क्या है। और फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट में आता है सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स और बहुत सारे टैक्सेस इसमें आते हैं। यहाँ पे यही चीज़ कंटिन्यू है। तो इनकम टैक्स किसके बारे में, इनकम टैक्स के बारे में लिखा है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स है, इसके बारे में 1961 के इनकम टैक्स में लिखा गया है। कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम रिसीव्ड बाय और गिफ्ट टैक्स, और फिर क्या आता है एक्सपेंडिचर टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, फिर क्या आता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, फिर आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है सेल्स टैक्स आता है, प्रोडक्ट्स पे सर्विस टैक्स आता है, सर्विसेज पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आती है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया जो भी बनते हैं उन पे क्या लगता है कस्टम्स ड्यूटी आती है। जो किस पे लगती है? फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे, जो भी चीज़ें बाहर से मुल्क में आती है उन पे क्या लगता है कस्टम ड्यूटी, उन पे क्या लगता है कस्टम ड्यूटी। और फिर आता है ऑक्ट्री, तो ये किन चीज़ों पे लगता है? ऑक्ट्री गुड्स किनको कहते हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाते हैं प्रोडक्ट्स, तो उन पे ऑक्ट्री लग जाता है। फिर आता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस, जो मतलब किसी चीज़ को बनाने में जितना फॉर एग्जांपल वैल्यू लग जाता है, जितना अमाउंट लग जाता है, तो उसी के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। तो वो टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। फिर आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में इन 2017। तो ये एक बहुत ही बड़ा टैक्स है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें बहुत सारे टैक्स, ऑलमोस्ट 17 डिफरेंट टैक्स, छोटे छोटे टैक्सेस है, उनको एक ही टैक्स में क्लब करके जो अलग अलग लगते थे पहले, तो उनका हिसाब किताब रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता था किसी भी बिजनेसमैन के लिए। तो अब इनको एक ही टैक्स में क्लब कर दिया गया जिसका नाम रखा गया है GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें क्या क्या रखा गया है? एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्री, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट एंड अदर्स। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, अब ये क्या आपने समझ लिया, ये है एक इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो लेविड एंड पेड बाय इंडिविजुअल्स। जो डायरेक्ट टैक्स है इसको कौन पे करता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। अनडिवाइडेड फैमिलीज कौन हो गई? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। फॉर एग्जांपल कोई फैमिली है, उसके बीवी बच्चे हैं और पोते हैं, उसके भाई वगैरह हैं, तो उसमें ये लोग आते हैं। इसको क्यों बनाते हैं? टैक्स को थोड़ा सा बचाने के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एक किस्म का इंस्टीट्यूट बनाते हैं, एक किस्म की फर्म बना लेते हैं। अगर टैक्स ज़्यादा लग जाता है तो उन पे टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स फर्म्स पे लग जाता है, पार्टनरशिप फर्म जो होती है कंपनीज पे लग जाता है डायरेक्ट टैक्स। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये एंड कस्टमर देता है। कौन सा एंड? जो लास्ट में ये प्रोडक्ट को यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक साबुन यूज़ करते हैं, हम एक मैच स्टिक यूज़ करते हैं, हम एक लेज का लेज चिप्स कंज्यूम करते हैं, तो उन पे उन पे जो टैक्स होता है वो एंड कस्टमर दे देता है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। जो टैक्स का बर्डन है, अगर आप पे टैक्स लग गया तो आप ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स में किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये आपको खुद को भरना है और आप इसके जिम्मेदार हैं। बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसका जो है बर्डन शिफ्ट किया जाता है ना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बना लिया, उसके लिए टैक्स पे किया और फिर प्रोडक्ट को मार्केट में बेच दिया। अब जो उसने टैक्स भर दिया एक कंपनी ने, एक फैक्ट्री ने, वो टैक्स आपको देना है, वो टैक्स एक आम कंज्यूमर को देना है कंपनी की ओर। इस तरह से उसने जो बर्डन, ये टैक्स का बर्डन था, वो ट्रांसफ़र किया दूसरे कस्टमर को, दूसरे बंदे को। तीसरा पॉइंट क्या है? लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन मेक टैक्स इवेजन पॉसिबल। जो
यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से काम नहीं करती है तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें मतलब हेरा फेरी हो सकती है। और बाकी जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई प्रोडक्ट बन गया आपको खरीद लेना है तो आपको टैक्स देना ही देना है, उसमें इंक्लूड किया गया है। इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। ये जो डायरेक्ट टैक्स है बड़े बड़े लोगों को जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, जिनकी इनकम हाई होती है, तो उनको उनके पास थोड़ा सा पैसा उनको देना पड़ता है टैक्स की सूरत में, जिसकी वजह से जो महंगाई है उस पर कंट्रोल हो जाता है, जो इन्फ्लेशन हो जाता है उसमें कंट्रोल रहता है, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा पैसा कम हो जाता है। वरना वो बहुत ज़्यादा मतलब सर्फ कर लेते पैसा, तो उससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती। अब जब उनको टैक्स देना पड़ता है, उनके जहन में ये बात रहती है कि हमें अब टैक्स देना है, हमारा पैसा कम हो जाएगा, जितनी हमारी सैलरी है, जितनी हमारी इनकम है वो कम हो जाएगी टैक्स से, तो वो फिर ज़्यादा पैसा नहीं उड़ा लेते हैं। और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मामला है, इट में इनहेंस इन्फ्लेशन। तो इससे क्या हो जाता है, इससे महंगाई बढ़ जाती है। जितना ये टैक्स बढ़ जाता है उससे महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब असल में महंगाई नहीं है। जब महंगाई एक हद से बढ़ जाए तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन की डिफरेंट टाइप्स है, इसमें मैंने एक टॉपिक बनाया है, तो उस पर आप वीडियो देख लीजिएगा। और फिफ्थ क्या है, हेल्प इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ एंड आर कंसिडर्ड टू बी प्रोग्रेसिव। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें क्या होता है कि इनइक्वालिटी को, फॉर एग्जांपल कोई आदमी बहुत ज़्यादा अमीर है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, जिससे क्या होता है रिच पुअर गैप थोड़ा सा कम हो जाता है। इसमें जो जितना अमीर है उसको उतना टैक्स देना पड़ता है, तो उसी के हिसाब से ये इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब अब ये हो गया कि जितनी इनकम है उसी के हिसाब से बंदे को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इट एनहेंसेस इनइक्वालिटीज़ एंड आर कंसिडर्ड टू बी रिग्रेसिव। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे देता है ना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इससे इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। जो जितना सर्व करेगा उसको उतना ही कम देना पड़ता है। रिग्रेसिव का मतलब हो गया, अगर कोई बंदा ज़्यादा कमा लेता है तो उसको उस पर कम टैक्स लग जाता है। जितना ज़्यादा कमाओ उतना कम टैक्स देना पड़ता है रिग्रेसिव टैक्स में। फिर क्या आता है यहाँ पे, सिक्स पॉइंट, दे में है मनी एग्जेम्पशंस एंड इन्वॉल्व हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि जिनमें फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें डायरेक्ट टैक्स अवॉइड करने के लिए। तो इसमें जो कॉस्ट भी लग जाता है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। दे इन्वॉल्व लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में, ड्यू टू द कन्वीनियंट एंड स्टेबल कलेक्शंस। तो इसको आसानी से कलेक्ट किया जाता है। डिफरेंट लोगों से, आम लोगों से इसको मतलब कलेक्ट करने में पता ही नहीं चलता है कि कैसे कलेक्ट हो गया, जबकि डायरेक्ट टैक्स के लिए अथॉरिटीज़ होती है, तो वो जब कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी आ जाता है। सेवंथ क्या है, दे रिड्यूस सेविंग एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का क्या मसला है कि इसमें जिन लोगों के पास ज़्यादा दौलत है, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो वो उनका पैसा थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर वो सेविंग्स ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इसमें डिस्करेज हो जाता है। उनको ये खतरा रहता है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर खर्चा किसको करेंगे, फिर मतलब डेली यूज़ के लिए क्या करेंगे, तो ये मसला उनके लिए रहता है कि फिर क्या करेंगे। तो इसलिए जो वो सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, उनके जहन में ये बात रहती है कि हम पैसा अगर सेव करेंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो इसका है इनडायरेक्ट टैक्स है ओरिएंटेड टुवर्ड्स ग्रोथ एज दे डिस्करेज कंजप्शन एंड हेल्प एनहेंसेस सेविंग्स। तो यहाँ पे सेविंग्स एनहेंस हो जाती है इनडायरेक्ट टैक्स में। और यहाँ पे 8th पॉइंट क्या है, दे आर कलेक्टेड ओनली फ्रॉम पीपल इन रेस्पेक्ट टू टैक्स ब्रैकेट्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें डिफरेंट स्लैब्स होती है। फॉर एग्जांपल 2.5 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख टू 20 लाख, ऐसे ही होता है। तो उन स्लैब्स में डिफरेंट टैक्स रेट्स होते हैं, वो कलेक्ट कर लेती हैं टैक्स अथॉरिटीज़। और ये जो इंडायरेक्ट टैक्स है, दे हैव वाइड कवरेज एज ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और टैक्सड थ्रू द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं गवर्नमेंट, तो वो डिफरेंट लोगों को दे देते हैं। तो इनकी जो कवरेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें थोड़े से लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और 9th पॉइंट क्या है, बेटर एलोकेटिव इफेक्ट्स प्लस लेसर बर्डन ओवर द कलेक्शन ऑफ अमाउंट। तो इसमें जो एफर्ट्स लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं अमाउंट कलेक्ट करने में, कलेक्शन। और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो अमाउंट होता है, जो टैक्स का अमाउंट होता है, कोई फॉर एग्जांपल 50 पैसे टैक्स देता है किसी चीज़ पे, कोई 1 रुपया टैक्स देता है, कोई 2 रुपया टैक्स देता है, तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है मार्केट में। जितना बड़ा मुल्क है, जितना बड़ा स्टेट है, उतना ही ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट है, उतना ही ज़्यादा ये फैल रहा होता है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें एक चीज़ क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको ऐसा कहा जाता है कि ये हार्मफुल चीज़ें हैं, तो इन पे टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि लोग इनको कम कंज्यूम करें। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स होता है, या कुछ लिकर वगैरह होते हैं, तो उनको उनकी कंजप्शन को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। तो इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो जाता है और सोसाइटी का फ़ायदे के लिए वो ये चीज़ें करते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट दी प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, यानी टैक्स को इम्पोज करते वक्त किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए।
जब गवर्नमेंट लॉ बनाती है किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को जहन में रख के टैक्स लॉज बनाने चाहिए, किन चीज़ों पे कितना टैक्स लगाना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सेशन के, अबाउट द टैक्सेशन लॉज। पॉइंट्स बताए हैं जिनको कहते हैं 4 कैनन्स और 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स। तो इसको सबसे पहले उन्होंने बताया कि इक्वालिटी क्या बताया है, कैनन ऑफ इक्वालिटी। और इसमें क्या है, कैनन ऑफ इक्वालिटी जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से क्या है कि ये जो टैक्स है इसमें इक्वालिटी का एलिमेंट है। ये डिफरेंट लोगों के लिए, चाहे आपकी कमाई किसी भी जगह से हो, किसी भी तरह से हो, अगर आपकी डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले लोगों की कमाई एक जैसी है तो उन पे टैक्स एक जैसा लगना चाहिए। इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। टैक्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इसमें दूसरा कैनन क्या है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी मतलब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि अब कलेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसमें पूरा श्योर होना चाहिए कि अगर कोई किसी पे टैक्स एप्लीकेबल है तो उसको देना ही देना है। तीसरा है कॉन्वीनियंस। तो ये ईजी होना चाहिए, टैक्स पे करना एक ईजी काम होना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा बर्डन नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के लिए। और चौथा कैनन है कैनन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब ये हो गया टैक्स कलेक्ट करना डिफरेंट लोगों से, ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेती है एक बंदे से जो दिन में 10 रुपया कमाता हो, दिन में 100 रुपया कमाता हो, दिन में 1000 रुपया कमाता हो, दिन में लाख रुपया कमाता हो, सब लोगों से कलेक्ट कर लेती है। लेकिन गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर हम एक बंदे से जो 100 रुपया कमाता है, 10 रुपया कमाता है या 1000 रुपया दिन में कमा लेता है, अगर हम उससे टैक्स कलेक्ट करने बैठेंगे, अगर हम छोटी छोटी इनकम वाले लोगों से टैक्स कलेक्ट करने बैठेंगे तो इसमें जितना खर्चा आ जाएगा टैक्स कलेक्ट करने में, तो उससे कम हमारा जो टैक्स का अमाउंट है वो जमा हो जाएगा, टैक्स का रेवेन्यू उससे कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर दीजिए, अगर आपको ₹10 कलेक्ट करने हैं किसी बंदे से और उसके लिए आपको खर्चा आ जाएंगे ₹15, तो आपको बेहतर है कि आप वो ₹10 कलेक्ट ना करें, जिससे आपका 5 रुपया बच जाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें इकोनॉमी का प्रिंसिपल होना चाहिए, टैक्सेस जो है इकोनॉमिकल होने चाहिए। कुछ और प्रिंसिपल्स है इसके टैक्सेस के, जिसमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब टैक्स पे करने के लिए कोई रिजिड बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई रिजिड स्लैब्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑप्शंस लोगों को मिलने चाहिए। अगर आप ईयरली पे करेंगे, अगर आप मंथली पे करेंगे, अगर आप क्वार्टरली पे करेंगे, तो डिफरेंट ऑप्शंस लोगों को मिलते हैं। फिर होती है इसमें ट्रांसफरेंस। तो इसमें टैक्सेस में क्या है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि घोटाले की कोई गुंजाइश हो। और इसमें होनी चाहिए सिंपलिसिटी भी, सिंपलिसिटी प्रिंसिपल होना चाहिए। ये एक सिंपल काम होना चाहिए, एक बहुत ही हाई फाई काम नहीं होना चाहिए टैक्स पे करना और टैक्स कलेक्ट करना। और इसमें होनी चाहिए डाइवर्सिटी। लोगों के पास ऑप्शन होनी चाहिए कि अगर वो एक चीज़ चूज़ करें या दूसरी चीज़ चूज़ करें, उसके लिए उनको मिलने चाहिए डिफरेंट बेनिफिट्स, उनको मिलने चाहिए अगर वो डिफरेंट कैटेगरीज में शिफ्ट करना चाहते हैं। टैक्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। और एबिलिटी टू पे, जिस पे आप टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो टैक्स अदा कर सके। अगर कोई किसी के पास इतना ताकत ही नहीं है, अगर आप किसी बंदे को टैक्स लगा रहे हैं, उसकी ये ताकत ही नहीं है, अगर आप किसी बिजनेसमैन पे इतना टैक्स लगा रहे हैं कि वो उसका बिजनेस ही बंद हो जाए टैक्स पे करते करते, तो फिर तो टैक्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो टैक्स पे कर सके। जितना मतलब उसके हद में होगा, जितना मतलब टैक्स की एक हद होनी चाहिए, तभी आप इसको इम्पोज कर सकते हैं किसी पे। और क्या है, एक और प्रिंसिपल वो है बेनिफिट। तो टैक्स से किसी को लोगों का फ़ायदा होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल लोग टैक्स पे कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट डिफरेंट काम कर सके, तो इसका बेनिफिट होना चाहिए। तो ये सिस्टम जो है इकोनॉमिकली एफिशिएंट भी होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन सिस्टम। इसमें किसी किस्म के लूप होल्स नहीं होने चाहिए। और इसमें एक और प्रिंसिपल है हॉरिजॉन्टल टैक्स। फॉर एग्जांपल डिफरेंट सब लोगों के लिए यूनिफॉर्म टैक्स, अगर एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी जगह पे वर्टिकल टैक्स भी होता है, तो ये भी एक प्रिंसिपल हो गया प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस में। अब हम बात करते हैं अबाउट द टैक्स लॉज। टैक्स के बारे में बहुत सारी लॉज हैं। आपको पता ही होगा कि टैक्स तब तक इंपोज नहीं किया जा सकता है कि जब तक इसके बारे में कोई लॉ नहीं गवर्नमेंट बना लेती है, कोई पार्लियामेंट या कोई असेंबली इसके लिए लॉ बनाए तभी टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है, वरना टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता है किसी भी चीज़ पे। तो पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कहा जाता है, जिसमें अबाउट दी फाइनेंस लिखा गया है, तो विच इज़ अबाउट द फाइनेंस, तो उसमें आर्टिकल 264 टू आर्टिकल 300A जो रिलेटेड है किससे, फाइनेंस, प्रॉपर्टी कंट्रैक्ट्स वगैरह से, तो उसमें भी इसके बारे में, इन आर्टिकल्स में इसके बारे में टैक्सेशन लॉज के बारे में लिखा गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट द टैक्सेशन वो कहाँ पे है, उसके बारे में जो लॉज है वो है आर्टिकल 265 टू आर्टिकल 289 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और
जो सेंट्रल और स्टेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है रिगार्डिंग द टैक्स, टैक्स कैसे शेयर करें, कितना शेयर करें, क्या नहीं करें, कौन सा टैक्स सेंटर कलेक्ट करेगी, कौन सा स्टेट कलेक्ट करेगी, तो इसके बारे में जो लिखा गया है वो है आर्टिकल 264 टू 291, इन्हीं आर्टिकल्स में लिखा गया है। और फिर क्या है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 265 में लिखा गया है कि कोई भी टैक्स बिना किसी कानून के कलेक्ट नहीं किया जाएगा, तभी कलेक्ट किया जाएगा जब उसके बारे में कोई लॉ प्रेजेंट हो, तभी किसी कमोडिटी पे आप टैक्स लगा सकते हैं, तभी किसी सर्विस पे टैक्स लगा सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड्स, पब्लिक अकाउंट्स एंड कंटिजेंसी फंड्स एंड द कस्टोडी ऑफ फंड्स, तो ये जो डिफरेंट फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, तो इनके बारे में जो लॉज है वो है आर्टिकल 266, आर्टिकल 267, आर्टिकल 282, आर्टिकल 283, आर्टिकल 284। और सिक्स्थ जो है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट द टैक्सेशन, इसमें क्या है कि जो टैक्स पे कर रहा है या अगर किसी ने टैक्स पे नहीं किया तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए फंडामेंटल राइट्स देता है, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ आर्टिकल है, या आर्टिकल 27 है रिगार्डिंग दी रिलीजियस अफेयर्स, अगर कोई रिलीजन इंस्टीट्यूशन चला रहा है, कोई रिलीजियस इदारा चल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। और फिर क्या है, सेवन्थ शेड्यूल जिसमें अबाउट द स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट के बारे में लॉज है, तो इनमें क्या है कि इसमें पावर दिया गया है यूनियन स्टेट्स और स्टेट्स को, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि वो टैक्स ले कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, तो उनके पास ये पावर है विद द प्रॉपर लेजिस्लेशन। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसोर्सेज बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन, तो इसके बारे में जो लॉज है वो है आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 279। और फिर है सरचार्ज, जो एडिशनल टैक्स लगता है अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो उस पर जितना जितना उसका बढ़ता है तो सरचार्ज, उसका एडिशनल टैक्स लग जाता है, तो वो उसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 271 में। फिर आता है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में जो आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल 280 एंड आर्टिकल 281। और अब यहाँ पे है एक टर्म, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये क्या है, आर्टिकल 265 क्या कहता है, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, टैक्स कैन बी लेविड ओनली बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लॉ पास करेगी फिर टैक्स लागू हो जाएगा, या स्टेट गवर्नमेंट अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर वहाँ पे एक ही यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो वहाँ पे लॉ पास बना सकती है और टैक्स लगा सकती है। तो इसमें क्या कहते हैं, आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 एक रीढ़ की हड्डी है टैक्स के बारे में, टैक्स के लिए। तो आर्टिकल 265 क्या कह रहा है, लेवी ऑफ टैक्स मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव प्रीव्यू, कानून के दायरे में टैक्स लगाना चाहिए। लेवी ऑफ टैक्स मस्ट बी ओनली विद द क्लियर लेजिस्लेटिव इंटेंशन, इसका मतलब किसी को पुनिश नहीं करना होता है, तो ये एक कानून बन जाता है। फिर गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए लॉज बनाए जाते हैं। नो प्रिजम्पशन इन लेवी ऑफ टैक्स, इसमें किसी के साथ एनॉलजी नहीं की जाती है टैक्स ले करने में। फॉर लेवी ऑफ टैक्स द फिजिकल स्टैच्यू मस्ट बी रीड एज होल। और फिर क्या कहते हैं, सुप्रीट ऑफ लॉ अलोन इज नॉट अ बेसिस फॉर लेवी ऑफ टैक्स। और फिर क्या है, स्ट्रिक्ट एंड फेवरेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्स एनैक्टमेंट, ये आर्टिकल 265 कह रहा है अबाउट टैक्स। अब बात करते हैं टैक्स यूनियन एंड स्टेट के बारे में। सेवन्थ शेड्यूल में 3 किस्म के लिस्ट्स है, जिसमें है यूनियन लिस्ट आर्टिकल 246(1), तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर्स दिए गए हैं एज पर लिस्ट 1 ऑफ सेवन्थ शेड्यूल। और फिर क्या है, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में क्या आता है, आर्टिकल 246(3) में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉज बना सकता है एज पर लिस्ट 2 ऑफ सेवन्थ शेड्यूल। फिर है कंकरेंट लिस्ट। और यहाँ पे क्या है, टैक्सेस बिलोंगिंग टू द यूनियन ओनली, डिस्ट्रीब्यूशन, ये टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम अब बात करेंगे। तो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये स्टेट टू स्टेट, स्टेट में स्टेट और सेंटर के टैक्सेस बिलोंग टू यूनियन ओनली। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। फॉर एग्जांपल इसमें आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, आता है इनकम टैक्स, रेलवे टैक्स, एयर पैसेंजर, न्यूज़पेपर परचेजेस एंड सेल्स। और फिर आता है टैक्सेस बिलोंग टू स्टेट्स ओनली, कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टेट्स के लिए होते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है लैंड रेवेन्यू, एस्टेट ड्यूटी, इलेक्ट्रिकल टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्सेस, व्हीकल टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, तो ये चीज़ें इसमें आती है। फिर क्या आता है, टैक्सेस लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द स्टेट, तो इसमें आ जाता है कुछ टैक्सेस ऐसे कि जो यूनियन ले करती है, जो यूनियन गवर्नमेंट ले करती है, लेकिन अथॉरिटी किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि वो ये टैक्सेस कलेक्ट कर ले। इसमें आता है मेडिसिन या टॉयलेट प्रिपरेशन लाइक सोप्स वगैरह, शैम्पूज वगैरह आते हैं, इसमें लेकर आता है। तो इसका जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है, लेकिन लगाए होते हैं सेंटर ने। फिर क्या है, कोई टैक्स ऐसा है कि जो सेंटर कलेक्ट कर लेता है और इसको इम्पोज किया है स्टेट ने। फॉर एग्जांपल लैंड टैक्स, गुड्स ट्रेड टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज, टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है। कुछ टैक्सेस ऐसे होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन कलेक्ट कर लेती है और फिर उसको क्या किया जाता है, वो यूनियन और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ टैक्सेस होते हैं।
इसमें कुछ प्रोविजंस है जिसमें फॉर एग्जांपल सरचार्ज आ गया, जिसमें पार्लियामेंट क्या है कि कुछ एडिशनल टैक्सेस लगा सकती है। और उसमें क्या है, ग्रांट इन एड गिवन टू द यूनियन, गिवन बाय द यूनियन टू द स्टेट व्हेनेवर देयर आर कंटिजेंट सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल कभी क्या होता है कि कोई सैलाब आ जाता है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि स्टेट्स को ग्रांट देती है, स्टेट्स को कुछ रिलीफ देती है इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ। या आप देख सकते हैं कि ईयरली ग्रांट दिया जाता है डिफरेंट स्टेट्स को, लाइक आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ जूट इज रियलाइज्ड बाय द यूनियन। अदर स्टेट्स व्हेन असिस्टेंस रिक्वायर्ड, तो डिफरेंट स्टेट्स को जब भी फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक आया, सैलाब आया, या खुशकसाली हो गई, ड्रॉट हो गया, तो उस दौरान लोगों को क्या दिया जाता है, कुछ ग्रांट्स दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। और यहाँ पे हम थोड़े से कुछ लिमिटेशन जो टैक्स के हैं उसके बारे में बात करेंगे। टैक्स की जो लिमिटेशन है ये है कि ये आर्टिकल 13 को वायलेट नहीं करना चाहिए, विच है द पावर ऑफ इक्वल जस्टिस, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ की बात कर रहा है। तो इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें वायलेट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आर्टिकल 13 वायलेट नहीं होना चाहिए, ये एक लिमिटेशन है। बाइंडिंग है आर्टिकल ये टैक्स लॉज की, तो ये चीज़ें वायलेट नहीं होनी चाहिए। सब इक्वल है लॉ के आगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होनी चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। और फिर है नॉट टू बी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द राइट्स ऑफ बिजनेस। तो जो फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो बिजनेस करना चाहता है, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो टैक्स की सूरत में हो या डिफरेंट अदर चीज़ों की सूरत में हो। नो टैक्स शैल बी लेविड ऑन द प्रोसीड्स व्हिच आर स्पेशली अप्रोप्रिएटेड इन द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। या जो मैंने पहले ही कहा कि एज पर आर्टिकल 27 अगर कोई रिलीजन का काम चला रहा है, कोई रिलीजन इंस्टीट्यूशन चला रहा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, उसके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसके रिलीजियस अफेयर्स में गवर्नमेंट या टैक्स लॉज इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। तो अदर प्रोविजन इसमें क्या है कि स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी विद इन द स्टेट कैन नॉट टैक्स द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती एज पर आर्टिकल 285। और फिर क्या है, यूनियन टैक्स नहीं लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे एज पर आर्टिकल 289। और इसमें क्या है, द पावर ऑफ द स्टेट टू लेवी टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 286। तो ये पावर ऑफ द स्टेट टू लेवी टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जो डिफरेंट चीज़ों की परचेज या सेल है, तो उसके बारे में जो स्टेट अगर कोई लॉ बनाना चाहती है तो एज पर आर्टिकल 286 बना सकती है। insofar parliament may by law otherwise provide state shall not tax the consumption sale of electricity or sale of electricity in case specified in article 686। तो ये डिफरेंट प्रोविजंस हो गए अबाउट द आर्टिकल 2 अबाउट द टैक्स लॉज। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की गई है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करेंगे और दूसरे सेक्शन में इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें डिफरेंट चीज़ें और भी आ जाएंगी। तो अगर आप इस जो वीडियो है इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, तो आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और इसके नोट्स बना सकते हैं या इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसको आप किसी और सोर्स से भी पढ़ लीजिएगा फिर। और ये एक सिंपल सा नोट है जिसमें आपको चीज़ों का ऊपर ऊपर से कुछ सेंस दिया गया है, कुछ फील दी गई है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। टैक्स के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल गई होगी इस वीडियो से। इस वीडियो में अब हम डिफरेंट और चीज़ें डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन क्या होता है, और बाकी जो GST वगैरह हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।